हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आ जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ हमारे साथ। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इस नए टॉपिक में आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे अगर आप इस वीडियो को ज्वाइन करते हो, जुड़ जाते हो। तो बिना किसी देरी के जल्दी से आ जाइए और फिर शुरू करें आज का लेसन, आज का सेशन, आज की बातें, आज की नई नई टॉपिक्स। तो बच्चों, जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल में ही पढ़ लिया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि मैं शुरू कर रहा हूँ, शुरू करने वाला हूँ। बस ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकेंड और आधा मिनट देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट में अगर कोई जुड़ता है तो अच्छी बात है, उनको भी हम साथ में ले लेंगे, वरना फिर शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फिर शुरू करें। जैसा कि टाइटल में ही आपको बताया था, आपने देख लिया था, आपने पढ़ लिया था। आज हम अपठित गद्यांश और काव्यांश को समझने वाले हैं। ये बच्चों वैसे तो हर क्लास में ही आता है। आप हर क्लास में इस टॉपिक को कर चुके होंगे और आगे भी ना जाने कितनी बार और करेंगे। लेकिन इसको अच्छी तरह से अगर समझ लिया जाए, क्योंकि इसमें जो बातें हैं छोटी छोटी, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उन छोटी छोटी बातों को डिस्कस करने से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, आ जाइए। बाकी बच्चों से भी शेयर कीजिए इस लिंक को, इस वीडियो को, ताकि जल्दी से जल्दी लोग इस हमारे साथ जुड़ जाएं और इसका कुछ फ़ायदा उठा पाएं। तो आ जाओ बच्चों जल्दी से। अपठित गद्यांश और काव्यांश हमेशा आता है, हर क्लास में आता है। कभी तो 7 नंबर का, कभी 8 नंबर का, तो कभी 10 नंबर का भी। और अगर दोनों को मिला दिया जाए, अपठित गद्यांश और पद्यांश, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये 15-15 नंबर तक के भी चले जाते हैं। तो 15 नंबर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। तो 15 नंबर में अगर आप काफ़ी अच्छे नंबर ले लेते हैं तो आपकी जो ग्रोथ होगी परसेंटेज की, वो आप जानते ही हैं। तो आ जाइए, अपठित गद्यांश और काव्यांश को पढ़ने के लिए शुरू कर रहे हैं। अब ज़्यादा समय तो नहीं ले पाएंगे, ज़्यादा समय इंतजार नहीं कर पाएंगे। और बाकी अपठित गद्यांश एंड काव्यांश, ये अ, हर क्लास में आप कर चुके होंगे, परंतु 12वीं कक्षा में आप हैं तो 12वीं कक्षा से संबंधित किन किन बातों का ध्यान रखना है, अपठित गद्यांश पद्यांश को करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो हम आज अब डिस्कस करने वाले हैं। ये रीडिंग रीडिंग पोर्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये रीडिंग पोर्शन है जो आपको अच्छे नंबर दिलवा सकता है। तो बिना किसी टाइम को ख़राब करते हुए अब हम शुरू करते हैं। और आप भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप करने से न जाने आपको कितना नुकसान हो सकता है। वीडियो स्किप नहीं करते हो तो आपको अच्छे नंबर लेने की उम्मीद है आपके। तो चलिए, अपठित गद्यांश एंड काव्यांश को पढ़ते हैं कि कक्षा 12वीं में अपठित गद्यांश पद्यांश को करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उससे पहले आपको मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। शॉर्ट में मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम आशीष है बच्चों। मेरी योग्यता हिंदी विषय में स्नातकोत्तर और बीएड है। स्नातकोत्तर अर्थात एमए और बीएड मैंने हिंदी विषय से की है। इसके साथ साथ मुझे 11 वर्षों का अनुभव है। इन 11 वर्षों में बच्चों मैंने ज़्यादातर 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया है। तो ये तो था मेरे बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब एक बार अन अकेडमी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आखिर ये अन अकेडमी है क्या।
बहुत से बच्चों को तो पता भी होगा कि अनअकैडमी एक्चुअल में है क्या, क्योंकि जिस चैनल से आप जुड़े हुए हो, वो एक्चुअल में अनअकैडमी का ही चैनल है। ठीक है, तो अनअकैडमी का ही ये चैनल है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये अनअकैडमी का चैनल है तो क्या यूट्यूब पर ही अनअकैडमी पढ़ाती है? तो ऐसा नहीं है बच्चों। आप लोग जानते होंगे कि अनअकैडमी की एप्लीकेशन भी है, अनअकैडमी की साइट भी है, और अनअकैडमी पर बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं। बहुत से तो खैर कम शब्द हो गए, हजारों लाखों में बच्चे जुड़े हुए हैं अनअकैडमी के साथ, और उस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन आप में से कई ऐसे होंगे जो अनअकैडमी के बारे में जानते भी नहीं होंगे। तो थोड़ा बहुत मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के बारे में आपने भी सुना होगा कि ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये आप जरूर सुनते होंगे, और विश्वास कीजिए आप सुनते ही नहीं हो, आप जब ज्वाइन कर लोगे, जब आप इससे जुड़ जाओगे अनअकैडमी के साथ, आपको ये महसूस भी होगा कि ये बात सच है। तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें अलग अलग तरह के अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपसे संबंधित हैं। आपको उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाता है, पढ़ने के लिए मिलता है, लाइव आप पढ़ते हो। इससे अच्छी बात क्या होगी? अनअकैडमी एक्चुअल में लाइव स्ट्रीम्स करता है, लाइव सेशन चलाता है। तो लाइव सेशन में पढ़ाने वाले कौन होते हैं बच्चों? लाइव सेशन में पढ़ाने वाले बच्चे जो एजुकेटर होते हैं, वो बेस्ट एजुकेटर हैं। इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है, जिससे बच्चे पढ़ते हैं। जब लाइव सेशन में जब बच्चे बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ते हैं तो फिर सफलता आपसे दूर नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तो आप इसको बढ़ा चढ़ा कर न मानिएगा। एक बार आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको पता चलेगा कि जितना मैं बता रहा हूँ या बताने वाला हूँ वो सब कम है अनअकैडमी के बारे में। क्योंकि इसमें लाइव प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी होते हैं जो आपके एजुकेटर्स हैं उनके साथ, जो बेस्ट एजुकेटर हैं इंडिया के, उनके साथ आप लाइव प्रैक्टिस करते हो, लाइव सेशन के साथ। तो इससे क्या होता है बच्चों? इससे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, वो दूर हो जाती हैं कि हमें प्रेजेंट किस तरह से करना है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता चल जाती हैं, एग्ज़ाम टाइम में तो आप एग्ज़ाम देते समय लिख आते हो, प्रेजेंट कर आते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने पेपर तो अच्छा किया था लेकिन नंबर मार्क्स कट गए, पता नहीं क्यों कट गए। फिर आप लोग सर्च करते हो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है फिर बाद में। तो ये चीज़ें तभी होती हैं जब आपको पता नहीं होता कि आप प्रेजेंट कैसे करना है। आपको एग्जाम टाइम में आपको आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, ये जब पता नहीं होता तो ऐसी दिक्कतें, ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं। तो आप लाइव प्रैक्टिस जब एजुकेटर के साथ करते हो तो फिर आपके साथ ये दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब आप पहले ही इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हो, एजुकेटर आपको बताते हैं कि आपको प्रेजेंट किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम टाइम में देखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम टाइम में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आपके पहले ही करवा दी जाती है बेस्ट एजुकेटर के द्वारा। तो भगवान के भरोसे आप चले जाएं, ये कहीं हद तक गलत हो जाता है कि आप ठीक है देखी जाएगी, ये इस तरह की बातें हम एक स्टूडेंट सोच लेता है, जो कि गलत है। आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर इससे आपको कितना हेल्प हो सकती है ये आप खुद भी नहीं जानते। और साथ ही साथ अनअकैडमी पर वीकली क्विज होते हैं। वीकली क्विज का क्या फ़ायदा है बच्चों? वीकली क्विज से क्या होता है कि जो आपने 5 7 10 दिनों में पढ़ा है पीछे, उसके रिगार्डिंग आपको एक टेस्ट दिया जाता है, और आप जब वो टेस्ट कर लेते हो तो आपको खुद को भी ये पता चलता है कि हम किस स्तर पर खड़े हैं, हम किस लेवल पर स्टैंड करते हैं। क्योंकि अगर आप के साथ कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ कोई दिक्कत है, आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वीकली क्विज में ही एहसास हो जाएगा, और आप उस चीज़ को दोहराई के लिए आपको रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज लास्ट में पता चलता है तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं।
तो ये अनअकैडमी की खास बात है कि वो हर हफ्ते, हर सप्ताह एक वीकली क्विज लेकर आता है, साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी लेकर आता है, जिससे आपके लेवल का पता चलता है आपको, और कितना टॉपिक आपको समझ में आया, आप किस लेवल पर स्टैंड करते हो, ये सारी बातें एक वीकली क्विज ही डिसाइड कर देती है। तो ये अनअकैडमी इस बात को समझती है, इसीलिए वो हर हफ्ते एक वीकली क्विज जरूर रखती है। और मेगा क्विज भी होते रहते हैं, सिर्फ वीकली क्विज से ही काम नहीं चलता, मेगा क्विज भी होते हैं। तो इस तरह के जब क्विज में आप शामिल होते हो और उसके आपको फिर पता चलता है कि आप किस लेवल पे हो, तब एक्चुअल स्थिति आती है कि आप को कितनी मेहनत और करनी है, या आप किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हो, मतलब आपने मेहनत नहीं करनी या करनी है, ये सारी बातें आपको पता चल जाती है। और एक बच्चे को अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करवाता है अनअकैडमी। कैसे कैसे हाउ इज इट पॉसिबल, अनअकैडमी कैसे कर पाती है ये? अनअकैडमी एक्चुअल में एक डाउट क्लियर सेशन रखती है। डाउट क्लियर सेशन रखती है कब? हर तीसरे चौथे पांचवें दिन में। हर तीसरे चौथे पांचवें दिन में एक अनअकैडमी डाउट क्लियर सेशन रखती है। इससे क्या होता है बच्चों, इससे जो आपने पीछे के 2 3 4 दिनों में पढ़ा है, उन 4 5 दिनों में, 3 4 दिनों में क्या क्या डाउट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आप क्लियर करते हो एजुकेटर के साथ, वो भी लाइव, डायरेक्ट लाइव आप एजुकेटर से पूछते हो, और वो आपको इस ढंग से बताते हैं। पहली बात तो आपको कोई दिक्कत रहती ही नहीं है, प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। लेकिन इन केस अगर आ भी जाती है तो आपको डाउट क्लियर सेशन से फेस करना पड़ता है, ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप अपने प्रॉब्लम्स रख सको और आंसर दे सको, बेस्ट एजुकेटर आपके आंसर दे सकें। ये एक अनअकैडमी प्रोवाइड करवाती है। इससे क्या होता है बच्चों, बच्चे का जब कॉन्फिडेंस लो होता है ना, वो इसी वजह से होता है कि वो टॉपिक तो पढ़ लिया लेकिन पता नहीं है कि हमें समझ में भी आया है या नहीं, या बहुत सी प्रॉब्लम्स है। तो कैसे कह सकते हो कि हमें वो टॉपिक क्लियर है? तो अब टॉपिक क्लियर तभी होगा जब वो उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाए। तब आप क्या होता है, तब आप एक कॉन्फिडेंस महसूस करते हो अपने अंदर। तो ये कॉन्फिडेंस आता है जब आप डाउट क्लियर सेशन से गुजर जाते हो, मतलब आपके सारे डाउट्स जब क्लियर हो जाते हैं, तो ऐसा कॉन्फिडेंस तब निकल कर बाहर आता है। तो ये चीज़ें तभी हो पाती हैं बच्चों, ये चीज़ें तभी हो पाती हैं जब आप के वो डाउट्स, वो प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं वो दूर हो जाएं। अदरवाइज वो कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो पाता एक बच्चे के साथ। हमेशा ऐसा ही लगता रहता है कि ये टॉपिक मुझे अच्छी तरह या बहुत अच्छी तरह क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा महसूस होता रहता है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आए? तो कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा बच्चे जब आप डाउट क्लियर सेशन से गुजर जाते हो। तो एक्चुअल में ये अनअकैडमी प्रोवाइड करवाती है, ये एक अच्छी बात है अनअकैडमी की। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर उनको समझ में आई मेरी बात, अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हो, तो बच्चों सीबीएसई क्लास के 11th एंड 12th, ये दोनों क्लास 11th एंड 12th के कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर। तो जुड़ जाइए बिना किसी देरी के, बिना किसी सोच समझ के। अब समय ज़्यादा नहीं है आपके पास भी, आपको पता है कि आप कुछ महीने बिता चुके हैं इस सेशन के। तो जब ये स्थिति आ गई है, तो अब सोचने समझने की सोचने समझने का समय नहीं रहा। तो भगवान के भरोसे मत छोड़िए सब कुछ, आपको खुद भी मेहनत करनी है। ठीक है, तो रेफरल कोड का क्या यूज़ है? ये जो रेफरल कोड यूज लिखा हुआ है, एक्चुअल में जब आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हो और आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको मेरी बात समझ में आती है, तो सब्सक्रिप्शन लेना होता है, उसमें आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। इस रेफरल कोड से होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो। रेफरल कोड एक्चुअल में आपको कम से कम 10% डिस्काउंट देगा, मिनिमम मिनिमम 10% डिस्काउंट देगा। और इससे ज़्यादा भी संभव हो सकता है, पर 10% तो मिनिमम है ही। तो लेकिन उसके लिए आपको रेफरल कोड यूज करना होगा। रेफरल कोड आपके सामने लिखा हुआ है रेड कलर में, ASHISH1010। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, आशीष बिना स्पेस छोड़े हुए 1010 जब टाइप करोगे, तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा, जो कि एक बहुत बुरी डील नहीं होगी आपके लिए। आपको ये चीज़ें अच्छी भी लगेंगी। तो जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए। अन अकेडमी, जितना मैं बताऊं उतना ही कम है वैसे अन अकेडमी के बारे में, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत और सुनना चाहो तो बता देता हूं आपको
कि अन अकेडमी पर जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बच्चों क्या क्या आपको फ़ायदे, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, ये आपको वैसे तो पता नहीं होंगे। और क्योंकि अगर आप नहीं जुड़े हो तो, और जितना मैं बताऊंगा वैसे उतना ही कम लगेगा। फिर भी अन अकेडमी के बारे में अगर फीचर्स जानना चाहते हो, फीचर्स क्या हैं अन अकेडमी के बारे में, कि अन अकेडमी क्या क्या और प्रोवाइड करवाती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी बातें मैं लास्ट में एक बार थोड़ा बहुत बताऊंगा। लेकिन अभी शुरू में एक बार थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि एक्चुअल में आप अन अकेडमी के साथ जब जुड़ते हो तो आप अपने घर पर बैठकर कंफर्ट जोन में आप अपने घर पर बैठकर आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको सीखने को मिलता है, लाइव क्लास अटेंड करने को मिलती है। जबकि ऐसा प्लेटफॉर्म पर होता नहीं है मोस्टली। होता क्या है कि आपको उसी टाइम पर बंधना होता है जिस टाइम पर एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, और उसी टाइम पर आपको आना होता है। नहीं आए तो उसका वो जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म हो जाता है और आप उससे वंचित हो जाते हो। लेकिन अन अकेडमी ऐसा नहीं करती। अन अकेडमी आपको आपके कंफर्ट जोन पर लाकर फिर आपको पढ़ाती है। आपको आपको हो सकता है कि आपको सुबह टाइम हो सकता है आपको दोपहर को टाइम हो सकता है शाम या रात को टाइम हो। आपके पास आपके टाइम के अकॉर्डिंग ही अन अकेडमी चलती है। अन अकेडमी में जो एजुकेटर्स हैं आपके टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो जब आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ने को मिलता है, और वो भी आपके कंफर्ट जोन में, यानी घर बैठे ही लाइव पढ़ने को मिल रहा है, और वो भी बेस्ट एजुकेटर के साथ, ये एक अच्छी डील हो सकती है आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसी टाइम पर ही आना है और लिमिटेड पढ़ना है, ऐसा नहीं होता। आप अनलिमिटेड जो कोर्स हैं अन अकेडमी पर, उनको अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं अन अकेडमी पर, जो एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं, तो ऐसा नहीं आप इसी एजुकेटर को ही पढ़ेंगे या इसी एजुकेटर से ही पढ़ना है आपको आगे, और इतने टाइम पर ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता। अनलिमिटेड आपको वस्तुएं मिलती हैं, अनलिमिटेड। ठीक है। तो इस अनलिमिटेड जो चीज़ें हैं, अनलिमिटेड जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये सारी बच्चों अवेलेबल हैं, आपको मिलेंगी कब, जब आप प्लस कोर्स पे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, बिना सोचे समझे आप अब इसको ज्वाइन कीजिए। क्योंकि इससे जितना वंचित रहोगे, जितना टाइम वंचित रहोगे, उतना ही आपका नुकसान हो रहा है। तो आपके बेनिफिट के लिए ही बता रहा हूँ। एक बार इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। एक बार अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको मेरे बताने की या किसी भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये अन अकेडमी एक्चुअल में है क्या, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो आप खुद महसूस करते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ बच्चों, बहुत पहले ही, कि मैं ये बता चुका हूँ कि जो अन अकेडमी है वो एक्चुअल में टॉप एजुकेटर्स लेकर आती है। इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं उनको वो लेकर आती है, ताकि आपको 1% भी, आधा परसेंट भी समस्या, प्रॉब्लम्स न रहे। तो टॉप एजुकेटर से जब आप पढ़ते हो, वो भी लाइव, तो और वो भी सिर्फ आप ही पढ़ रहे हो, घर पर बैठे आप ही आपको लगता है जैसे मेरे लिए ही ये एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा जब महसूस होता है ना, तो फिर आपकी सक्सेस आपसे दूर नहीं रहती, है ना। क्योंकि आप पूछ सकते हो उसी टाइम जो आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, डाउट्स आते हैं। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहो, और तैयार हो जाओ। इस चीज़ के लिए अब देर नहीं करनी चाहिए आपको। दूसरी बात है कि एक बच्चे की दिक्कत हमेशा बनी रहती है, कौन सी, कि सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, ये ऐसी दिक्कत हमेशा बनी रहती है, हमेशा। ठीक है। तो ये दिक्कत ना रहे, ये प्रॉब्लम ना रहे, ये समस्या ना रहे, ऐसी चिंता एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपकी दूर कर देता है, वो है अन अकेडमी। तो ये समस्या कैसे दूर होती है बच्चे, ये एक्चुअल में एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम पहले ही अन अकेडमी सिलेबस को ख़त्म फिनिश करवा देती है। तो और उसके बाद प्रैक्टिस पर आपको मौका मिल जाता है, और जितनी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है आपके एग्ज़ाम टाइम में, आपको उतना ही फ़ायदा होता है। तो ये आप भी जानते होंगे, तो अन अकेडमी भी ये बात जानती है।
अनअकैडमी इस पर काम करती है, तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं रहती है सिलेबस के बारे में, क्योंकि एक बच्चे की दिक्कत परेशानी यही रहती है हर बार। कई बार स्कूल टाइम में भी ऐसा ही होता है। स्कूल टाइम का मतलब स्कूल में जब आप पढ़ने जाते हो तो आपकी यही समस्या रहती है कि टीचर्स सिलेबस पूरा नहीं करवा पाते, या एग्ज़ाम आ गए हैं, या बहुत नज़दीक हैं, सिर पर एग्ज़ाम हैं, उसके बावजूद भी अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसा कई स्कूलों में दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन अनअकैडमी ऐसा इस पर पहले से ही काम करती है कि कब तक सिलेबस पूरा हो जाए। इस चीज़ पर नज़र रखती है, और जो आपके टॉप एजुकेटर हैं वो भी इस बात को समझते हैं, तो वो आपको टाइम टू टाइम सिलेबस करवाते हैं और पूरा सिलेबस करवाने में सक्षम रहते हैं, और वो भी विद इन टाइम। ठीक है, चलिए, तो फिर जो बात कर रहा हूँ वो बातें आपको पसंद आ रही हैं या पता नहीं झूठ लग रही हैं, लेकिन इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि एक बार अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए तो आपको सारी बातें पता चल जाएंगी कि मैं कितना सच और कितना झूठ बोल रहा हूँ। तो ये आप खुद महसूस करेंगे। बाकी रेगुलर डाउट क्लास होती हैं, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। रेगुलर जब आप डाउट क्लियर सेशन से गुजरते हो तो आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और लाइव टेस्ट सीरीज चलती है। लाइव टेस्ट सीरीज में आप लगातार वीकली क्विज, मेगा क्विज, टेस्ट सीरीज, न जाने कितने क्विज होते हैं, टेस्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हो जाता है उस टॉपिक के रिगार्डिंग। आपको पता होता है कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें आपको परेशानी या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये अनअकैडमी इस पर पहले से ही काम करती है। तो ये एक्चुअल में कुछ फीचर्स हैं, और एक सबसे बड़ा फीचर जो मुझे भी अच्छा लगता है बहुत, कि एक बच्चे की प्रॉब्लम होती है कि उसको नोट्स बनाने होते हैं। नोट्स बनाने हैं, नोट्स जो एजुकेटर पढ़ा रहा है या टीचर पढ़ा रहा है सामने, चाहे क्लास में या कहीं भी, वो साथ साथ नोट्स बनाता हुआ चलता है, लिखता हुआ चलता है। लिखने से क्या फ़ायदा होता है बच्चों? अच्छी बात है, ये नोट्स बनाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, और बनाना भी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो या एग्ज़ाम टाइम से पहले जब रिवीजन करनी होती है तो हम उसी नोट्स को दोहरा लेते हैं, तो हमारी एक रिवीजन हो जाती है, गो थ्रू हो जाते हैं हम उससे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। तो लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, एक समस्या आती है कि नोट्स जब बनाते हैं हम, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है ना? टाइम वेस्ट ज़रूर होता है, लेकिन फ़ायदा बहुत होता है। टाइम वेस्ट करना होता है इसमें कि नोट्स बनाने में लगे हुए हैं और हमारा टाइम जा रहा है। लेकिन अगर यही टाइम नोट्स बनाने की बजाय अगर हम अपनी स्टडी में लगा लें, याद करने में, पढ़ने में, समझने में लगा दें, तो हमारा कितना फ़ायदा हो सकता है, यह आप भी जानते हैं। तो नोट्स बनाने का अगर टाइम बच जाए तो काफ़ी हद तक हमारा टाइम बच जाएगा। तो अनअकैडमी इस बात को समझती है, टॉप एजुकेटर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं वो इस बात को समझते हैं, इसीलिए टॉप एजुकेटर द्वारा बनाए गए जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, वो आपको मिल जाते हैं एक पीडीएफ के रूप में। एक पीडीएफ के रूप में आपको वो नोट्स मिलते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, आपका जो टाइम है वो बचता है। उस टाइम को आप अच्छे काम में यूटिलाइज कर सकते हैं, पढ़ने में गुजार सकते हैं, समझने में गुजार सकते हैं, याद करने में गुजार सकते हैं। लेकिन वो नोट्स बनाने में जब समय चला जाता है तो फिर ना तो हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो इस पर अनअकैडमी काम करती है। या एक और ख़ास बात है कि जो हर बच्चे की एक दिक्कत रहती है, हर बच्चे की एक परेशानी ये रहती है कि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है या कम अच्छा भी है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ रहा है या ठीक-ठीक है, एवरेज है या अबव एवरेज है, या बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट की एक एक चीज़ उसको हमेशा ज़रूरत रहती है, वो है प्रॉपर गाइडेंस की, मेंटरशिप की। वो आपको नहीं मिल पाती है, बहुत बार ऐसा ही होता है। अ, अक्सर बच्चों को वो चीज़ें नहीं मिल पाती। प्रॉपर गाइडेंस जब मिल जाती है ना तो बच्चे की सफलता उससे वो दूर नहीं रहती, आप फिर सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। लेकिन ये प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप आपको मिलती कहाँ से है? वो एक्चुअल में जो आपको टॉप एजुकेटर जो मैं बात कर रहा था, वो एजुकेटर आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, और गाइडेंस देकर आपसे रूबरू होते हैं, और यहाँ तक कि आपको सही मार्ग दिखाते हैं ताकि आपकी सफलता आपसे दूर न रहे। तो ऐसी जब स्थिति आ जाती है ना बच्चों, इतने सारे जब फीचर्स मिलते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर,
एक ही जगह पर, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए बुरी डील होगी। इतनी सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर, इतने सारे फीचर्स जब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, और वो भी कुछ चीज़ें देने से, मतलब कुछ अमाउंट देने से ही ये सारे फीचर्स जब मिलते हैं, तब आपकी ये जो डील है वो बुरी नहीं होती। इसको मैं बुरी डील नहीं कहूँगा। और ये चीज़ें सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतनी ही नहीं है। जब आप अनअकैडमी से जुड़ जाते हो तो आपको पता चलता है कि ये तो अनअकैडमी के बारे में जो हमने सुना था उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो ये चीज़ें अनअकैडमी आपके लिए काम करती है इन फीचर्स पर। तो उम्मीद करता हूँ कि वो बातें आपको समझ में आई, फीचर्स आपको समझ में आए, और आप एक बार ज़रूर अनअकैडमी की वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट करेंगे। और वेबसाइट या जो आपको सामने दिख रहा है ये एक लिंक है, आप इस पर जाएंगे जब www.unacademy.com पर एक बार ज़रूर विज़िट करके देखिए। और आपको जब विज़िट के दौरान अच्छा महसूस हो तो समझ लेना इससे भी वो कहीं अच्छी चीज़ें हैं अनअकैडमी पर। तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए www.unacademy.com पर। जब आप विज़िट कर लेते हैं तो आपको खुद ही महसूस हो जाएंगी ये सारी बातें। ठीक है, अनअकैडमी पर विज़िट करके जब आपको पता चलेगा कि वहाँ पर बैच कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बैच कोर्सेज जब आप अवेलेबल हैं इस चीज़ का, अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन लेने में देर न कीजिए। और जितने भी न्यू कोर्स हैं, न्यू कोर्स जो लॉन्च होते रहते हैं, न्यू कोर्स जो लॉन्च होते रहते हैं हर हफ्ते जब न्यू कोर्स लॉन्च होते हैं तो वो आपको कितना बेनिफिट दे सकते हैं ये शायद आप नहीं जानते। तो आप जाइए एक बार विजिट कीजिए, और आपका मन बनता है सब्सक्रिप्शन लेने का तो अनअकैडमी पर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन प्लान है, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ, उसके बाद आप सोचिएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो आपके जो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी पर, जो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो आपको पड़ेगा 2,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, यानी 2,500 रुपीज़ आपको एवरी मंथ देने होंगे। तो आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान 1 मंथ का मिल जाता है। हर महीने अगर इस तरह देते हो तो आपको हर महीने सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप रेफरल कोड यूज़ कर लो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो फिर आपको 10% मिनिमम डिस्काउंट मिल जाता है, छूट मिल जाती है मिनिमम 10% की। 10% डिस्काउंट अगर आपको मिलता है तो ये एक बुरी डील नहीं होती। लेकिन अगर आपका मन बनता है कि नहीं हमें तो मिनिमम 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आपको और फ़ायदा हो जाएगा इस बात के लिए। क्या फ़ायदा होगा कि अब आपको वो जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो 2,083 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा, और आपको 3 मंथ्स के हिसाब से 6,250 रुपीज़ देने होंगे। ये 3 मंथ्स का प्लान है। तो 3 मंथ्स का प्लान आपके लिए बेनिफिशियल है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो लेकिन इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिनिमम और मिलेगा जब आप रेफरल कोड यूज़ करते हो तो। ठीक है, ऐसे ही 6 मंथ्स का भी प्लान है। अगर आपका ये मन बनता है तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, जैसा कि आपके सामने दिख भी रहा है। कि आप क्या करते हैं, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर मंथ के हिसाब से 1,667 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से देने होते हैं, जो कि बुरी डील नहीं है। जहां आपके 2,500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से लग रहे थे, अब ये अमाउंट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और आपको 6 मंथ्स के मात्र 10,000 रुपीज़ पर 6 मंथ्स के हिसाब से देने होते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या होगी आपके लिए। लेकिन आपको और भी ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल सब्सक्रिप्शन प्लान चाहिए तो आप 12 मंथ का लीजिएगा पूरे ईयर का। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप 12,000 एक बार पे करने होते हैं तो आपको 1,042 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ जाते हैं। लेकिन
लेकिन अगर आप रेफरल कोड यूज़ कर लेते हैं तो ये अमाउंट और भी कम होने वाला है। तो रेफरल कोड जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेफरल कोड याद रखना और डालना मत भूलना, अदरवाइज आपको वो डिस्काउंट, वो छूट, वो अमाउंट में डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो चाहिए 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, 6 मंथ्स का लेना है, 3 मंथ का लेना है या 1 मंथ का लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो चीज़ें ठीक लगती हैं, जैसा ठीक लगता है वो आप वैसा कीजिए। मेरा काम बताना था, लेकिन आपकी समझ से ही आप अपना काम कर सकते हैं। और दूसरी बात कि एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए अनअकैडमी पर। अगर आप एक बार भी विजिट कर लेते हैं तो, और अगर आप अच्छा अनुभव करते हैं तो बात समझ लेना कि मैंने जो बताया है वो सच थी। ठीक है। और मैं यहाँ से ये बात भी कह रहा हूँ कि जितना मैं बता रहा हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा अनअकैडमी प्रोवाइड करती है। जितना मैं बता रहा हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा। तो चाहिए और लीजिए सब्सक्रिप्शन। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। और फिर भी कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो एक बार बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि उसका रिप्लाई, उसका जवाब मैं ज़रूर दे पाऊँ। ठीक है। तो झिझक न कीजिए, कुछ पूछना है, कुछ भी बोलना है, जो मैंने अभी अनअकैडमी के बारे में बताया उसके बारे में कुछ डाउट्स है, कुछ बातें हैं जो आप पूछना चाहते हो, तो एक बार बच्चे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई हों। फिर भी डाउट्स के लिए हमेशा मैं रेडी हूँ, आपके डाउट्स के क्लियर करने के लिए, लेकिन उसके लिए एक बार आपको ज़रूर बताना होगा। ठीक है। चलिए, तो अब हम चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में बात करेंगे। तो तैयार हो? जो बच्चे तैयार हैं एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हम रेडी हैं। और कौन कौन बच्चे एक्टिव हैं एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके नाम भी पता चले मुझे, उससे जब आप कमेंट करते हो ना तो उनके, आपके नाम भी पता चलते हैं। तो ये एक आपसे जुड़ने का एक मौका है मेरे पास, तो इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि एक बार कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है। बाकी जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये था अनअकैडमी के बारे में शॉर्ट बातें। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं अपठित गद्यांश पद्यांश। पद्यांश को काव्यांश भी कहते हैं, बात एक ही है। अपठित गद्यांश कहो, अपठित पद्यांश कहो, बात एक ही है। ठीक है। तो बात थी बच्चों की अपठित गद्यांश पद्यांश एक्चुअल में है क्या। पहले तो हम इससे शुरू करते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ये भी नहीं पता हो शायद अपठित गद्यांश और काव्यांश होता क्या है। जैसे गद्यांश में हम पाठ पढ़ते हैं, ठीक है। आपके जितने भी पाठ हैं, चैप्टर्स हैं, लेसन हैं, वो सब गद्यांश के रूप में हैं। एक पैराग्राफ के रूप में है, पैराग्राफ लिखे हुए हैं 2, 4, 8, 10, 20 ऐसे कुछ पैराग्राफ्स हैं जो आपके पाठों में हैं। ठीक है, वो पाठ के रूप में है। और ऐसे ही एक पद्यांश भी होता है जिसको काव्यांश भी कहते हैं, जिसमें नाम से ही पता चल गया होगा। वैसे तो नाम है काव्यांश। काव्यांश मतलब जिसमें काव्य हों, कविताएं हों। तो आपकी जितनी भी कविताएं हैं वो काव्य हैं। ठीक है। लेकिन काव्यांश और काव्य में क्या फर्क है वो ध्यान से सुनो। काव्य और काव्यांश में फर्क ये होता है कि काव्य में तो पूरी कविता होती है शुरू से लेकर एंड तक, लेकिन काव्यांश में आपको छोटा सा हिस्सा होता है, उस कविता का छोटा सा हिस्सा होता है, अंश होता है। यही फर्क है काव्यांश और काव्य में। ऐसे ही गद्यांश और गद्य में, मतलब उसमें पूरा पाठ अगर दिया हुआ है तो उसका कुछ पैराग्राफ्स, अगर 10 पैराग्राफ है तो 2-3 पैराग्राफ आपके सामने आ जाते हैं, तो वो गद्यांश होता है। गद्य प्लस अंश मतलब गद्य का अंश। काव्यांश का मतलब होता है काव्य का अंश। तो गद्यांश एंड काव्यांश का आपको पता चल गया होगा क्या मतलब है। अब बात करते हैं अपठित। अपठित का मतलब होता है, वैसे दो शब्दों से मिलकर बना है। दो कौन कौन से? अ प्लस पठित। अपठित मतलब अ प्लस पठित, मतलब अ का मतलब नहीं और पठित का मतलब पढ़ा हुआ। तो इस दोनों का मतलब हुआ जो न पढ़ा गया हो। ऐसे अपठित गद्यांश पद्यांश कहलाते हैं जो न पढ़े गए हों
और ऐसे ही आपके कुछ सिलेबस में आ जाते हैं, सॉरी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और वो एक्चुअल में नहीं पढ़े हुए आते हैं। आपके सिलेबस में जितनी भी कविताएं हैं, जितनी भी काव्य सॉरी पाठ है, उनमें से आपको नहीं मिलेगा ये पैराग्राफ। अपठित गद्यांश पद्यांश में कुछ ऐसा पैराग्राफ मिलेगा जो शायद आपने पढ़ा भी ना हो। शायद इसीलिए कह रहा हूं, हो सकता है आपने पढ़ रखा हो शायद, लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसे ही पैराग्राफ्स मिलते हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको पढ़कर उनके उत्तर लिखना, तो ये थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है एक बच्चे के लिए, क्योंकि उसने कभी पढ़ा नहीं है, उसके टीचर ने नहीं पढ़ाया। आप अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से उसको पढ़िए, समझिए और उनके उत्तर दीजिए। ये होता है अपठित गद्यांश पद्यांश। तो उम्मीद करता हूँ अपठित गद्यांश पद्यांश का इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा। अब बात करते हैं ये अपठित गद्यांश पद्यांश किस तरह से हमारे एग्जाम में प्रेजेंट होते हैं। बच्चों, अपठित गद्यांश एंड पद्यांश ये दो तरीके से मिलेंगे आपको, ठीक है। ये दो तरीके से मिलेंगे। एक तो होता है विकल्प के साथ, ठीक है। विकल्प के साथ का मतलब ऑप्शन के साथ, ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलेंगे, विकल्प के साथ विद ऑप्शन। एंड सेकंड है बिना विकल्प के, बिना विकल्प के यानी बिना विदाउट ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें ऑप्शन नहीं दिए होंगे। अब इसको आप समझिए थोड़ा ध्यान से कि विद ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन है क्या। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि एक पैराग्राफ आ जाता है, ठीक है, एक पैराग्राफ आ जाता है, उसके ठीक ऊपर लिखा होता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर या काव्यांश को पढ़कर उचित विकल्प चुनकर उनके उत्तर दीजिए। मतलब क्या है, इसमें एक पैराग्राफ होता है और कुछ क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के नीचे ही कुछ ऑप्शन भी दिए होते हैं। उन विकल्पों को, उन ऑप्शंस को आपको चुनाव करना होता है जो आपको ठीक लगता है, और आपको फिर वो उत्तर के नंबर मिल जाते हैं। ऐसे ही 5-4 क्वेश्चन आ जाते हैं एक पैराग्राफ से, 5 आए, 7 आए, 8 आए, वो तो डिपेंड करता है पैटर्न पर। तो इस तरह से एक बार एक तरीका तो ये है कि विकल्प के साथ विद ऑप्शन आ जाते हैं, आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करूं बच्चों, तो नेक्स्ट आता है बिना विकल्प के, विदाउट ऑप्शन। मतलब एक पैराग्राफ इसी तरह से जैसे ऊपर मैंने बात की, वैसे ही आपको एक पैराग्राफ और भी मिलेगा, उसमें भी कुछ ऑप्शंस होंगे, उसमें भी कुछ ऑप्शंस होंगे नीचे। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक पैराग्राफ होगा, उसके नीचे भी क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शन नहीं क्वेश्चंस होंगे, लेकिन विदाउट ऑप्शन। ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, आपको खुद लिखना है, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 10 लाइन में, जितना भी मैं बताऊंगा अभी उसके बारे में भी, लेंथ के बारे में भी। तो वो आपको लिखना है बजाय आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने के। तो ये होता है फर्क, ठीक है, ये है फर्क। तो तो दो तरह के ऑप्शंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो 2 तरह के ऑप्शन का मतलब मैंने 2 तरीके बता दिए कि किस तरह के आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको दोनों तरीके से फॉलो नहीं करना। अगर मैं 12th यानी 12वीं कक्षा की बात करूं, और वो भी सीबीएसई की, तो वो विकल्प के साथ नहीं देती। 12वीं कक्षा में विकल्प नहीं मिलते। अब जो पैटर्न आने वाला है उसमें क्या चेंजेस होंगे, इस बारे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है विकल्प के साथ आ जाए, लेकिन अभी तक जो पैटर्न लागू है ऑलरेडी +2 में, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो आपको विकल्प के बिना ही आपको लिखने होंगे। तो उस पैटर्न के बारे में तो मैं बता सकता हूं जो ऑलरेडी फाइनल है, पहले से ही अपडेटेड है। लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी टाइम हमारा खराब हो चुका है, स्कूल में हम जा नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इस स्थिति में सीबीएसई कुछ पैटर्न चेंज कर सकती है, और वो पैटर्न हो सकता है कि ऑप्शन के साथ दे दे, इस तरह के अनसीन पैसेज, मतलब अपठित गद्यांश पद्यांश। तो ऑप्शन के साथ भी दे सकती है वो, लेकिन हो सकता है कि वो विदाउट ऑप्शन भी दे दे, जैसा पहले हमेशा से देती आई है। तो ये कोई डिपेंड करता है, पर हम बात करेंगे
विदाउट ऑप्शन की। विदाउट ऑप्शन क्योंकि हम 12th क्लास में इसी तरह के पैराग्राफ्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको खुद लिखना होगा। तो इसके लिए तैयार हो जाइए कि +2 क्लास में इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं, इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। तो मतलब बिना विकल्प के पूछे जाते हैं, आपको खुद लिखना होता है। तो ये 2 तरीके में से अभी तक जो आए हैं वो विदाउट ऑप्शन रहे हैं। इस तरह के दूसरा तरीका आया है हर बार, पहला तरीका नहीं आता। पहला तरीका आता था 9th एंड 10th में, लेकिन अब +2 एग्ज़ाम में ऐसा नहीं देखने को मिलता। हाँ, कुछ अपडेट हो जाती है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, इंटीमेट कर दूंगा, लेकिन अभी तक यही फाइनल है। कुछ और अपडेट होगी तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, अपठित गद्यांश और पद्यांश, इनको करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है। पहले मैं अपठित गद्यांश के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। पद्यांश के बारे में बाद में बात करता हूँ। पहले अपठित गद्यांश के बारे में समझ लीजिए, सीख लीजिए, फिर हम बात करेंगे अपठित पद्यांश के बारे में, यानी काव्यांश के बारे में। अपठित गद्यांश और पद्यांश गद्यांश को हल करते समय इन 4-5 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, एक बार पढ़ो, अगली बार उत्तर रेखांकित करते हुए पढ़ना। मतलब एक बार आपको पढ़ना है क्या, पैराग्राफ जो आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो और उस पैराग्राफ को आपने कभी देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, वो आपके सामने है। जब भी आपको एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन पेपर, तो आपको उस पैराग्राफ को पढ़ना है, अपठित गद्यांश को। जब आप पढ़ लोगे अच्छी तरह से, बस एक बार पढ़ोगे, बस 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको एक बार पढ़ो थोड़ा अच्छी ढंग से और समझ के, जितना हो सकता है समझो। हो सकता है आपको 20, 30, 40, 50% ही समझ में आए, हो सकता है 100% समझ में ना आए, कोई बात नहीं। आप एक बार पढ़ लेना उसको, जितना ध्यान से पढ़ सकते हो, जितना दिमाग में बिठा सकते हो कि ये क्या पूछा जा रहा है, वो एक बार दिमाग में बिठा लो, पढ़ लो। अगली बार अब क्या करोगे, अब पढ़ लिया उसके बाद अब क्या करना है, अब आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं। प्रश्न जो आए हुए हैं गद्यांश के, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्या मतलब, वो तो पैराग्राफ से रिलेटेड ही होंगे, तो वो कुछ ये भी नहीं कह सकता कि ये ऐसे ही मिलेंगे, कुछ पैराग्राफ से रिलेटेड ही आपको मिलेंगे। और जो पैराग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें उनको अब पढ़ना है हमें, उन क्वेश्चंस को, उन प्रश्नों को एक बार ढंग से पढ़ लेना है। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यहां है, क्योंकि हमने एक बार पढ़ा है उसको, अपठित गद्यांश को हम एक बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ऊपर से भी ध्यान अपने आप ही चला जाएगा कि इसका आंसर यहां मिलेगा और दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहां है। मतलब एग्जैक्टली तो नहीं पता होगा कि हमें क्या करना है, कितना हम लिखेंगे, लेकिन एक बार तो ये अंदाजा हो जाएगा कि ये 2-4 लाइनों में, इन 2-4 पंक्तियों में इसका आंसर है। 2-4 पंक्तियों में, जब वो 2-4 पंक्तियों में आंसर पता चल जाएगा, तो बच्चों वो 2-4 लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। बेशक आप लिख भी सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, एक बार अंडरलाइन कर लीजिए क्वेश्चन पेपर में ही। उसके बाद बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हुए भी हमें देखना है कि कहां तक हमें करना है, या कहां कि अंदाजा लगाना है कि हमें इसका उत्तर कहां मिलेगा। तो हमें उन 2-4 लाइनों को भी अंडरलाइन कर लेना है। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा सारे कर लेने हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपने 20, 30, 40, 50% ही पैराग्राफ को समझा है। आपको अच्छी तरह अभी भी नहीं पता, जैसा आपने एक बार पढ़ा ना, अभी तो एक बार में आपको शायद समझ में कम आया हो, 50% तक आ गया हो, शायद 60 आ गया हो, 70 आ गया हो, 100 तो शायद मुश्किल होगा, पर 100 आ जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम ही समझ में आता है पहली बार में। अब क्या करोगे बच्चों, ध्यान से सुनो। अब आपका नंबर आया है उत्तर लिखने का। जब आप उत्तर लिखने का नंबर आ गया है, तो उत्तर लिखते समय और पहला प्रश्न को जहां आपने अंडरलाइन किया था ऊपर, पहले प्रश्न को पढ़ो और उत्तर पढ़ लो,
वहां अंडरलाइन पढ़ लो। अब उसी में से ही क्वेश्चन बनाकर अपने तरफ से आपको लिखना है, ठीक है, आपको लिखना है उसी तरह से, वहीं से ही जहां से आपने चुनाव किया था, क्योंकि आपको पता था कि वहां इसके आसपास ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो आपको चूज करके आपको अपने शब्दों में कुछ ना कुछ लिखना है उसी क्वेश्चन के बारे में, टॉपिक से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड। तो वो एक तरीका है सही, ठीक है, वो लिखना है। लिखने के बाद आप सेकंड क्वेश्चन पर चले जाएंगे, इसी तरह से सेकंड का भी करेंगे, थर्ड का भी, इसी तरह से बाकी भी। कोई एक आधा क्वेश्चन का को अंडरलाइन नहीं कर पाए, नहीं मिल रहा, तो एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और एक बार पैराग्राफ को पढ़िए एक बार कि इसका उत्तर कहाँ मिल सकता है, तो इससे एक और अंदाजा मिल जाता है। तो ये है सही तरीका करने का। लेकिन अभी ये बातें छोटी मोटी हैं जो अभी हुई हैं। अभी और भी छोटी छोटी बातें जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें बन सकती हैं, जो आप अब फॉलो करते हो। तो अभी एक बात हुई, ऐसा ही अगला पॉइंट देखो, उत्तर ज्यों का त्यों नहीं लिखना। मतलब कई बार क्या करते हैं हम, एज इट इज उतार कर नीचे रख देते हैं। मतलब जो अंडरलाइन किया है क्वेश्चन क्वेश्चन जो अंडरलाइन किया है उसको एज इट इज उतार कर नीचे रख देते हैं। पर यह सबसे बड़ी गलती है बच्चों, ये नहीं करना है हमें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि उत्तर ज्यों का त्यों नहीं उतारना, सेम एज इट इज नहीं रखना होता, ठीक है, सेम एज इट इज नहीं रखना। हमें अपने दिमाग से, अपने वजह से, हमें अपने तरीके से लिखना है, अपने शब्दों में। हम एज इट इज उतार देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस तो पहली बार तो होते ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल एज इट इज उतारने पड़ जाएं, लाइन टू लाइन आपको उतारना पड़ जाए, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही नहीं, आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। पर फिर भी एक आधा क्वेश्चन मिल भी जाता है तो उसकी एक अलग बात है, अदरवाइज आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अपनी तरफ से ही लिखने हैं, यानी अपने शब्दों का चुनाव करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पैराग्राफ समझ में आना चाहिए कि बात क्या बता रखी है उसमें, ताकि वो जो आप आंसर लिखो, उसके बाद जब आंसर लिखोगे तो आप अपने शब्दों में लिख पाओ। तो आपको उत्तर ज्यों का त्यों नहीं लिखना। और तीसरी बात, शीर्षक। शीर्षक हर बार आपसे पूछा जाता है मोस्टली, है ना, कोई भी पैराग्राफ आए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक या काव्यांश का, उपयुक्त काव्यांश या गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। वैसे तो शीर्षक क्या होता है बच्चों, शीर्षक होता है टाइटल, कि इस छोटे से पैराग्राफ को, यानी 2 पैराग्राफ आए हुए हैं, एक पैराग्राफ आया हुआ है, या 8 लाइन आई है, 10 लाइन आई है, 15 लाइन आई है, उस 15 लाइन का शीर्षक अगर आप देना चाहो तो क्या दोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, और एक तरह से फ्री फंड के नंबर होते हैं, परंतु कुछ बच्चे ही ले पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, शीर्षक बड़ा ध्यान से, बड़ा ही सोच समझकर उसका उत्तर लिखना है। शीर्षक मतलब टाइटल रखना है, और टाइटल को कुछ शब्दों में ही रखा जाता है। ऐसा नहीं है बड़ा सा विस्तार से, बड़ा बड़ी लाइनों में शीर्षक नहीं होता। एक शब्द में, 2 शब्द में, 3, 4, 5 शब्दों में, जितना शब्द हो सके कम शब्दों में आप बता जाओ। आपको एक एवरेज बताऊं तो 3-4 शब्दों में टाइटल हो सकता है। इससे ज़्यादा या कम का वैसे तो आपके ऊपर डिपेंड है, उस पैराग्राफ के ऊपर भी डिपेंड है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि होते नहीं हैं, होते हैं, परंतु इस पैराग्राफ पे, उस पैराग्राफ पर भी डिपेंड करता है। तो शीर्षक होता है। शीर्षक में 1-2 बातें और ध्यान रखनी है। शीर्षक केंद्रीय बिंदु होता है बच्चों, ध्यान रखो, शीर्षक केंद्रीय बिंदु होता है उस पूरे पैराग्राफ को, वो जो जितनी भी पंक्तियां आई हैं गद्यांश में, उसको वो कवर करता हो, वो बातें हर एक लाइन में या हर दूसरी लाइन में उसके बारे में बता रखा हो, वो कनेक्टेड हो उस टाइटल से। तो वो केंद्रीय बिंदु यही होता है, मतलब सेंटर हो वो टाइटल एक तरह से। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना बच्चों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बच्चों को अक्सर परेशान करती है, दुखी करती है, कौन सी, कि हम लेंथ कितनी लिखें, विस्तार कितना करें क्वेश्चंस का। तो बच्चों ध्यान से सुनो,
अपठित गद्यांश पद्यांश में कुछ प्रश्न तो एक एक नंबर के आते हैं, ठीक है, कुछ प्रश्न तो एक एक नंबर के आते हैं और कुछ प्रश्न दो दो अंक के भी आते हैं। 3-4 अंकों के नहीं मिला करते, अक्सर 2 या 1 नंबर के ही मिला करते हैं। और एक नंबर में आपको कितना लिखना है? एक नंबर में आपको 1 से लेकर 3 पंक्तियों तक लिखना है। शीट में जब आप लिखोगे तो आप 1 से 3 पंक्तियों तक लिख लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जो नंबर स्पेसिफाई किए गए हैं इस क्वेश्चन के लिए, वो काफ़ी रहेगा आपका उत्तर। इसके लिए इतनी लेंथ काफ़ी रहेगी, 1 से 3 लाइन तक, ठीक है। अब कई बार आ जाता है शीर्षक। शीर्षक 1 से 3 लाइनों में नहीं हुआ करता। शीर्षक चाहे 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो, शीर्षक हमेशा 2, 3, 4 शब्दों में ही हुआ करता है। बड़ी बड़ी पंक्तियां नहीं हुआ करती, चाहे कितने भी नंबर का हो, ठीक है बच्चों। तो इस बात का ध्यान रखना। सेकंड बात है कि 2 अंक का अगर आ जाता है तो आपको कम से कम 3 से 5 पंक्तियों तक उसको अटेम्प्ट करना है। 3 से 5 पंक्तियां। अगर आप 3 पंक्तियां नहीं लिखते, एक पंक्ति में ही आंसर लिख आते हो हो सकता है आपको 2 नंबर वो न दे पाए। 2 अंक का आया है ना, तो 2 अंकों के हिसाब से ही लिखना होता है। तो कम से कम 3 पंक्तियां हो और मैक्सिमम 5 पंक्तियां। 5 पंक्तियों के ज़्यादा लिखते हो तो होगा तो कुछ नहीं, 6 पंक्तियां 7 लिख दी तो कोई बात नहीं, अगर रिलेटेड है तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन आपका टाइम खराब होता है ना, ज़्यादा बड़ा करने से नंबर तो फालतू मिलेंगे तो 2 ही मैक्सिमम। तो आपका टाइम और आपके जो लास्ट में पेपर रह जाए, इन केस अगर पेपर रह गया, क्योंकि आप शुरू से ही इतना लेंदी करने लग गए, फालतू करने लग गए, तो आपका लास्ट में पेपर रह जाएगा। और जब पेपर रह जाएगा तो बच्चों पेपर रहना से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम शुरू से ही एक परफेक्ट लाइन और लेंथ लिखना शुरू कर दें, ताकि हमें मार्क्स भी अच्छे मिल जाएं और पेपर भी ना छूटे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये थी मैं अपठित गद्यांश के बारे में कुछ बातें। अब हम बात करेंगे अपठित पद्यांश के बारे में। तो लेकिन उससे पहले अपठित गद्यांश के बारे में एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ कि हमें एक बार गद्यांश का पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद दोबारा ट्राई नहीं करना। जितना समझ में आए, समझ में आ गया ठीक है, अदरवाइज हमें दोबारा ट्राई नहीं करना। उसके बाद हमें प्रश्न पढ़ने हैं। प्रश्न को पढ़ते समय हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं जितना हमें थोड़ा बहुत समझ में आया है। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन लिखेंगे तो उन्हीं अंडरलाइंस को देखते हुए चलेंगे कि यहाँ पर इसका उत्तर था, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है। अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। उत्तर आपको ज्यों का त्यों नहीं लिखना होता, एज इट इज नहीं उतारना, आपको अपने शब्दों में उत्तर लिखना है, ठीक है। और तीसरी बात कि शीर्षक कुछ शब्दों में ही लिखना है, और ऐसा शीर्षक हो जो ऊपर से लेकर नीचे तक कनेक्टेड हो, ठीक है, कनेक्टेड हो, ऐसे शीर्षक लिखने हैं। बिना वजह विस्तार नहीं करना। द नेक्स्ट वन इज लेंथ कितनी हो। 1 अंक का अगर आता है तो आपको 1 से 3 पंक्तियां लिखनी है, और 2 अंक का आता है तो 3 से 5 पंक्तियों तक आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं अपठित पद्यांश की। अपठित पद्यांश के बारे में बात करते हैं। ये जो बातें थी बच्चों, ये वैसे दोनों के बारे में थी, अपठित गद्यांश के बारे में भी थी और अपठित पद्यांश के बारे में भी। मतलब दोनों ही स्थिति में आपको अवगत करवाया गया, दोनों ही स्थितियों से, कि अपठित गद्यांश पद्यांश दोनों ही आ जाएं तो उस समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन अपठित पद्यांश की कुछ पर्टिकुलर बातें भी हैं। ये बातें तो मैंने जो बताई हैं अभी तक, ये तो दोनों में ही फॉलो हो जाएंगी, लेकिन ये जो बातें हैं 2-4, ये सिर्फ अपठित पद्यांश में ही फॉलो होती हैं। तो उनके बारे में भी आप एक बार ध्यान से सुन लो, ठीक है बच्चों। चलिए तो बात करते हैं अपठित पद्यांश की। बच्चों अपठित पद्यांश में अर्थ नहीं, भाव को समझना होता है। अब ये अर्थ नहीं भाव को कैसे समझे,
बच्चों कई बार आपने बहुत सी कविताएं पढ़ी होंगी वैसे तो, उसमें कई बार क्या होता है, उन कविताओं को में जो लिखा गया होता है कविता, जो शब्द कह रहे हैं उनसे कुछ ऑपोजिट बात अर्थ होती है, मतलब कोई और ही बात अर्थ होती है बजाय जो लिखा हुआ है एज इट इज के। जो लिखा गया है हो सकता है उसका अर्थ कुछ और निकल रहा हो, उसका भाव कुछ और ही निकलता है। मोस्टली पोएम्स ऐसी ही होती हैं, कविताएं ऐसी ही होती हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो आप उसके अर्थ को नहीं समझेंगे, मतलब जो लाइन कह रही है उसको, उस पर कंसंट्रेट नहीं करना, आपको भाव को समझना है कि कवि कहना क्या चाहता है इन 2 पंक्तियों या 4 पंक्तियों के माध्यम से। ठीक है, तो वो कहना क्या चाहता है हमें वो सुनना है। और दूसरी बात, उत्तर उत्तर काव्य के रूप में नहीं होने चाहिए, वाक्य के रूप में होने चाहिए। ठीक है, उत्तर काव्य के रूप में नहीं, वाक्य के रूप में हो। कई बार क्या होता है, बच्चे क्या गलती कर लेते हैं, ऊपर कविता लिखी हुई है नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं, तो वो प्रश्न के उत्तर लिखते समय एज इट इज उतार लेते हैं, जैसे कविता का ही रूप उतार लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना बच्चों। काव्य के रूप में आपको उत्तर नहीं उतारने। ठीक है, काव्य के रूप में आपको उत्तर नहीं उतारने, कविताओं के रूप में उत्तर नहीं उतारने, आपको अपने शब्दों में एक पैराग्राफ के रूप में ही उत्तर लिखने हैं बजाय कविता उतारने की। तो ये गलती मत करना बच्चों। ठीक है, उत्तर काव्य के रूप में नहीं बल्कि वाक्य के रूप में हो। कभी आप कविताएं ही उतार के आ जाओ, जैसे कवि ने कविता लिखी है वैसे ही आप उत्तर में भी कविता लिख कर आ जाओ। मतलब उत्तर तो लिखोगे आप, लेकिन कविता का ही रूप में उत्तर लिख दिया, यानी काव्य के उत्तर काव्य के रूप में ही लिख दिए। तो ऐसा मत करना। जैसे अपठित गद्यांश में लिखते थे ना, लिख रहे थे, जिसके बारे में बात करें, जैसे यहां लिखोगे वैसे ही यहां पर भी इसके भी उत्तर ऐसे ही लिखने हैं पैराग्राफ के रूप में। ठीक है, ये गलती वैसे कुछ लोग करते हैं, ज्यादातर नहीं करते हैं, पर वो कुछ लोग आप में से कुछ एक हैं, तो इन बात का ध्यान से सुन लो, ऐसा न करना वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए एक अंतिम बात को पढ़ते हैं, अंतिम बात देखते हैं। उत्तर खुद के ज्ञान से नहीं कवि की दृष्टि से देना है। आपसे जब प्रश्न पूछे जाएंगे नीचे काव्य के रूप में, कविता के नीचे कुछ प्रश्न होंगे, उसमें आपको अपनी नजर से उत्तर नहीं देना कि हम क्या सोचते हैं उस प्रश्न के बारे में, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। ये सोचना कि कवि कहना क्या चाह रहा है इस कविता में, यानी कवि क्या सोचता है, तो आपको कवि की दृष्टि से उत्तर देना है, आपको अपनी दृष्टि से उत्तर नहीं देना। प्रॉब्लम ये आती है कि आप अपने विचार लिखने लग जाते हैं, अपने विचार आपको नहीं लिखने, आपको कवि कवि की दृष्टि से उत्तर देना है, कवि के क्या विचार हैं। हाँ, कभी कभी एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, इसमें आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं, तो ऐसे प्रश्नों में आप अपने विचार लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन मोस्ट ऑफ केस में ऐसा ही होता है कि आपको कवि की दृष्टि से ही उत्तर लिखना है, बजाय बजाय आपको अपनी दृष्टि से नहीं, कवि की दृष्टि से। ठीक है, तो ये थी कुछ अपठित गद्यांश एंड अपठित पद्यांश के बारे में कुछ बातें। आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको ये याद नहीं रहता तो इस वीडियो को आप 2 बार देख लीजिएगा, ये बातें याद रहनी शुरू हो जाएंगी। 2 से 3 बार देखोगे, एक बार आज देख लिया, एक बार 2-4 दिन बाद देख सकते हो, या हो सकता है आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से देखना चाहो, तो जैसा आपका मन करे वैसा कर लेना। लेकिन इसको अगर आप 2-3 बार देख लेते हो तो आपको ये बातें दिमाग में बैठ जाएंगी और आप ये गलतियां नहीं करोगे। इन गलतियों को अगर आप नहीं करते हो और इस बातों को फॉलो करते हो तो आपको आपके जो मार्क्स हैं उनमें इंक्रीजिंग संभव है। वो जरूर उसमें ग्रोथ होगी, वो बढ़ेंगे, पर आपको बशर्ते इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ये बातें भूल जाते हो, ध्यान नहीं रहती, तो फिर हो सकता है जैसा आपको हमेशा मार्क्स मिलते हैं वैसे ही मिले। तो बच्चों इन बातों को ध्यान रखना। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे समय समय पर। आइएगा ज़रूर। ठीक है,
परंतु आओगे तभी जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास का। लेकिन क्लास का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो और बेल आइकन को दबा देते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें जो मतलब नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिल जाएगा और आप समय पर हमारी क्लास में ज्वाइन हो सकते हो, अटेंड कर सकते हो। तो और दूसरी बात, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए। अनअकैडमी ऐप से आपको बहुत सा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका यही है कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, उस पर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हो तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। ये दूसरा तरीका था। इस दूसरे तरीकों से भी आप अनअकैडमी ऐप से जुड़ सकते हो। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द। आइएगा ज़रूर, नोटिफिकेशन चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन दबाइएगा ज़रूर, बेल आइकन को दबाइएगा ज़रूर, फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में आ गया है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया जो आज का वीडियो था। अगर समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमें समझ में आ गया है, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट कर दीजिए कि हमें समझ में नहीं आया। और जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे, लाइव के बाद देख रहे हैं, वो भी एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया या नहीं, क्योंकि मैं बाद में भी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके रिप्लाई करता हूँ। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।